भैया बोलो, आज जो प्रकरण है कविता का पाठ 4 अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस कविता को पढ़ने से पहले ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप इतिहास के माध्यम से सिकंदर का नाम सुने होंगे। सिकंदर का पुराना नाम या सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था। उसका सेनापति सेल्यूकस की पुत्री का नाम कार्नेलिया। अब चलते हैं अपने प्रकरण पर। अरुण या मधुमेह देश हमारा। ये कविता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है और संदर्भ और प्रसंग के बारे में पूछा जाता है। संदर्भ में आप केवल इतना लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद कवि का नाम हुआ और कार्नेलिया ने इस कविता में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने शब्दों में इस कविता को बांधा है। कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर और अपने उस छाये के अंदर नीचे बैठकर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारती है और उस प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति का यशोगान करती है। उसी यशोगान को कवि ने अपने शब्दों में बांधकर और ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत की। वो कविता पूरी कविता मैं पढ़ता हूँ, सुनेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। आगे लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टपकाती अनंत की, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब हम कविता की व्याख्या के तरफ चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री भारत को अपना ही देश समझकर, अपना वतन समझकर प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जो यशोगान करती है वह किस प्रकार करती है और कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने कविता में किस रूप में रखा है, पूरा ध्यान से सुनकर समझेंगे। पहली पंक्ति, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण माने होता है लाल, अर्थात लालिमा से युक्त। मधुमेह माने मिठास से भरा हुआ, अर्थात इस पूरे पंक्ति का भाव क्या हुआ? लालिमा युक्त मिठास से भरा हुआ यह हमारा देश है। अगली पंक्ति, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, एहसास किया जाता है। पंक्ति का पूरा भाव देखिए, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको भी अनजान होते हुए भी इस धरती पर उसे सहारा मिलता है। आगे की पंक्ति, सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। यहाँ सरल का मतलब होता है रसयुक्त, और तामरस का दो अर्थ निकलता है। एक तो होता है तांबे के समान, दूसरा अर्थ है तामरस कमल, अर्थात कमल की पर्यायवाची हम
कह सकते हैं इसको, तामरस। गर्भ जानते हैं आप, विवाह धरती को कहा गया है। और फिर क्या कहा, नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरुशिखा माने जो पेड़ों के शिखा यानी ऊपरी छोर पर जो उपले हैं, जो नई नई पत्तियां निकली रहती हैं, उनको शिखा की संज्ञा दिया कवि ने। पूरे पंक्ति का भाव देखें, सरल तामरस, सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सूर्य की किरणें, प्रातःकाल की सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो वह कमल के लालिमा जैसे रसयुक्त इस धरा को और पेड़ों के ऊपरी शिखा पर जो छोटी छोटी वो पत्तियां निकली हैं, पुतलें निकली हैं, उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह तांबे के समान, वह लाल रंग के समान सुशोभित होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और मन को हर लेने वाली होती हैं। आगे की पंक्ति, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और जो हमारी धरती की हरियाली है, जो तमाम वन वनस्पतियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये हमारे धरती को हरा भरा कर देते हैं। उस हरियाली पर, जीवन रूपी हरियाली, यहाँ भी आप देखिए, थोड़ा सा आप ये समझिए व्यंजना दिया है कवि ने, तो छिटका जीवन हरियाली पर कुमकुम मंगल कुमकुम सारा, यानी सूर्य की किरणें जब धरातल पर पड़ती हैं, तरुशिखा पर पड़ती हैं, तो क्या होता है, कवि क्या कहता है, जीवन रूपी हरियाली पर ऐसा मानो कि सूर्य की किरणें मंगल कुमकुम के समान बिखर गई हैं, फैल गई हैं। फिर क्या कहा कवि, लघु सूर्यधनु से पंख पसारे। यहाँ सूर्यधनु का माने हो जाता है इंद्रधनुष। लघु माने छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए, और क्या, शीतल मलय समीर सहारे, अर्थात मलयागिर जो हमारा पर्वत है, मलयागिर दक्षिण भारत का ये पर्वत है, उसी पर्वत के आसपास ये मलयागिर वन, चंदनों का वन कहा जाता है। वहाँ चंदन के वृक्ष अधिकाधिक पाए जाते हैं। वहाँ से हवा जब चलती है तो पूरे धरती को मधुमय यानी मधुर गंध फैला देती है। तो कवि ने क्या कहा यहाँ, लघु सूर्यधनु ने पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। समीर सहारे यानी समीर माने हवा, अब मलय समीर कहा यानी चंदन के गंध से युक्त समीर हवा। ये शीतल भी ये विशेषण दे दिया, शीतल लघु सूर्यधनु से पंख पसारे, ऐसा मानो छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान ये पंख फैलाए हुए मलयागिर से सुगंधित हवा शीतल स्वच्छ ये बहती हैं। आगे क्या कहा, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। यहाँ प्रतीकार्थ है, यहाँ खग को समाज या विदेशी जो प्रवासी हैं जो भारत आना चाहते हैं उनके लिए कवि ने कहा, लेकिन शब्द का अर्थ जानते हुए पहले इस के अनुसार, शब्द के अर्थ के अनुसार भाव हम समझेंगे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, पक्षी जिस तरफ मुँह किए हुए उड़ते हुए आते हैं और भारत यानी हमारे इस देश के धरती को देखते हैं, तो यहाँ उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि हम अपने घर आ गए, अर्थात हमें आश्रय यहाँ मिल जाएगा, ये हमारा नीड़ यहाँ मिल जाएगा। नीड़ माने घोंसला होता है। उड़ते पक्षी भारत की तरफ मुँह किए हुए ऐसा आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है उनको कि हमें यहाँ आसरा मिल जाएगा। अब थोड़ा सा प्रतीकार्थ के होने के नाते इसका अर्थ क्या लगाया जाएगा। खग माना है प्रवासियों को, भारत आने वाले लोगों को, और वह जब इस धरातल पर आते हैं, इस देश में आते हैं, तो उनको यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ आश्रय अवश्य मिल जाएगा, सहारा अवश्य मिल जाएगा। फिर क्या कहा, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। और यहाँ के लोग कैसे हैं इसका वर्णन कार्नेलिया ने किस प्रकार किया।
बरसाती आंखों, ऐसी आंखें हमारी कैसी, हमारे देश के लोगों की आंखें कैसी, बरसाती बादल की तरह। बरसाती बादल यानी लगातार बारिश करने वाली, बरसाती बादल आंखों के बादल, बरसाती आंखों के बादल। और क्या कहा, बनते जहां भरे करुणा जल, यहाँ के लोग दूसरे के दर्द को देखकर, दुख को देखकर बरसाती आंखों की तरह अपनी आंखें भर लेते हैं, अर्थात आंखों में आंसू भर जाते हैं। और क्या करते हैं फिर, और जहाँ करुणा रूपी जल भर जाता है, उनके अंदर दया संवेदना आ जाती है। मतलब इतना ही नहीं है, इसके अंदर एक भाव और छिपा है कि वह केवल आंसू ही नहीं भरते, अपितु वह दूसरे के दुख को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। आगे देखिए, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। और ये धरती हमारी कैसी है, जहां अनंत, अनंत यानी समुद्र, समुद्र की पर्यायवाची एक अनंत भी है। यहाँ समुद्र को भी भारत के धरातल पर किनारा मिल जाता है, ऐसा अनोखा अपना देश। फिर आगे देखिए, अगली दो पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि लगभग ये परीक्षाओं में पूछ ही दिया जाता है। ये दो पंक्तियां जरूर आ जाती हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। अर्थात हेम कुंभ माने सोने का घड़ा, और उषा सवेरे, उषा सवेरे कवि ने सुंदरी का रूप दिया, यहाँ भी व्यंजना है। और सुंदरी ये क्यों कहा, यह भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा प्रतीकार्थ जरूर है। हेम कुंभ, सोने का घड़ा लिए सवेरे उषा, प्रातः काल रूपी सुंदरी अपने सुख को, भरी हुई सुख को वो ढुलका देती है, अर्थात धरातल पर बिखेर देती है, चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई देने लगता है। फिर से एक बार इसको देखेंगे, उषा सवेरेनी प्रातः काल रूपी सुंदरी के हाथों में सोने का घड़ा जो सुख का प्रतीक है, और वह क्या करती है, वो धरती पर ढुलका देती है, अर्थात बिखेर देती है, गिरा देती है, जो पूरा का पूरा सुख धरती पर फैल जाता है। फिर क्या कहा, मदिर, मदिर हमने कहा, आप किताब में देखेंगे, आप इसको भूल से कहीं मंदिर न पढ़ लीजिएगा। मंदिर माने वो मंदिर जहाँ पूजा होता है, मगर यहाँ व्याकरण की दृष्टि से जाकर देखेंगे तो मदिर है। मदिर माने मदमस्त, मद से भरा हुआ। रात भर के जगे हुए आदमी को अगर आप सुबह जगा लीजिए तो आंख मलते हुए मस्ती के साथ ऊँगते हुए चलता है, अर्थात मस्ती में चलता है। कवि ने यहाँ क्या कहा, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार जब और जगकर दिया, जब और जगकर, यह अनुप्रास, ज इसमें भी है, जगकर, जगकर में भी ज है, तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के नाते अनुप्रास अलंकार होता है। जब और जगकर, यह अनुप्रास अलंकार है। मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, ये रात्रि में तारे हमें दिखाई देते हैं, प्रातः काल वो कुछ देरी तक धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं, और फिर वो लुप्त हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश में। कवि ने कितने ढंग से वर्णन किया, मदिर ऊँगते रहते जब, हमारे इस देश के धरातल पर जब रात्रि समाप्त हो जाती है तो जैसे आदमी ऊँगते हुए प्रातः काल चलता है, नींद नहीं पूरी हो पाती, उसी प्रकार तारों को कवि ने कहा कि रात भर जगने के कारण प्रातः काल सूर्य की किरणों के उसमें छाया में, या कहिए कि सूर्य के किरणों के बीच पड़कर उगते हुए व्यक्ति के समान धीरे धीरे वो छुप जाता है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई रहती है, सवेरा हो जाता है। किस प्रकार कार्नेलिया ने अपने इस देश को अपना देश समझकर और सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से हमारे संस्कृति का एक अनुपम वर्णन या कहिए कि यशोगान किया है। और इसको, इस भावार्थ को आप अपनी कॉपी पर क्रमबद्ध लिख लेंगे। धन्यवाद।